कई बार ऐसा होता है ना कि दिन शुरू तो हो गया पर दिमाग जैसे अभी भी रजाई में ही है। हाँ, एक धुंध सी छाई रहती है। बिल्कुल। ऐसे में लोग अक्सर कॉफी का सहारा लेते हैं। मुझे तो किसी ने बताया कि कपालभाति योग का एस्प्रेसो है। योग का एस्प्रेसो, ये उपमा बहुत सटीक है। बिल्कुल। जैसे कॉफी दिमाग को एक किक स्टार्ट करती है, वैसे ही कपालभाति ऑक्सीजन की एक तेज लहर से दिमाग को जगा देती है। और आज हम इसी एस्प्रेसो की पूरी रेसिपी समझने वाले हैं। देखिए, हमारे पास एक विस्तृत शोध रिपोर्ट है जो इस विषय पर प्राचीन योग ग्रंथों से लेकर आधुनिक न्यूरोसाइंस और आयुर्वेद तक हर पहलू की गहराई में जाती है। अच्छा, तो हमारा मिशन इस जानकारी के आधार पर कपालभाति की एक पूरी तस्वीर पेश करना है। और इसका नाम ही कितना आकर्षक है, कपालभाति। मैंने पढ़ा कि कपाल का मतलब है माथा या खोपड़ी और भाति का मतलब है चमकना। हाँ, शाइनिंग। अंग्रेजी में स्कल शाइनिंग ब्रेथ। सुनने में बड़ा रहस्यमयी लगता है। तो आज का बड़ा सवाल यही है, क्या ये वाकई हमारे दिमाग को चमका देती है या ये सिर्फ एक सांस लेने का व्यायाम है? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और शुरुआत एक बहुत ही आम गलतफहमी से करते हैं। ओके। ज्यादातर लोग कपालभाति को एक प्राणायाम मानते हैं, लेकिन शास्त्रीय योग की दृष्टि से देखें तो ये प्राणायाम है ही नहीं। प्राणायाम नहीं है, ये तो मेरे लिए भी नई जानकारी है। मैंने हमेशा इसे प्राणायाम की सूची में ही देखा है। अगर ये प्राणायाम नहीं है तो फिर क्या है? यह षट कर्म का हिस्सा है। षट कर्म? हाँ, षट यानी 6 और कर्म यानी क्रिया। योग में शरीर की शुद्धि के लिए 6 क्रियाएं बताई गई हैं और कपालभाति उनमें से एक है। ये असल में प्राणायाम के लिए शरीर को तैयार करने की एक प्रक्रिया है। अच्छा, तो ये तैयारी है, मतलब मुख्य अभ्यास से पहले की सफाई? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए जैसे हम किसी बर्तन में ताज़ा दूध या पानी भरने से पहले उसे अच्छी तरह धोकर साफ करते हैं, है ना? हाँ, ताकि उसमें कोई गंदगी न रह जाए। सही। वैसे ही शरीर में प्राण शक्ति को धारण करने यानी प्राणायाम करने से पहले शरीर के आंतरिक शुद्धि जरूरी है। इस लिहाज से कपालभाति शरीर की ड्राई क्लीनिंग है। शरीर की ड्राई क्लीनिंग? वाह! ये रूपक तो इसे एकदम साफ कर देता है। तो इस ड्राई क्लीनिंग की तकनीक का जिक्र सबसे पहले कहाँ मिलता है? किन प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन है? इसका वर्णन कई ग्रंथों में है, लेकिन 2 ग्रंथ प्रमुख हैं। एक है लगभग 15वीं सदी की हठ योग प्रदीपिका और दूसरी है 17वीं सदी की घेरंड संहिता। हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता। जी, दोनों में इसका जिक्र है, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में कुछ दिलचस्प फर्क हैं। ओके, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। पहले हठ योग प्रदीपिका की बात करते हैं। वो क्या कहती है? स्वामी स्वात्माराम द्वारा रचित हठ योग प्रदीपिका सीधे सीधे कहती है कि कपालभाति कफ दोष का नाश करती है। कफ दोष? हाँ, आयुर्वेद के अनुसार कफ दोष से शरीर में भारीपन, आलस और अतिरिक्त बलगम जैसी समस्याएं होती हैं। और ग्रंथ में इसे समझाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल किया गया है, लोहार की धौंकनी। लोहार की धौंकनी, वो जिसे दबाने से तेजी से हवा बाहर निकलती है। ये तो बड़ा अनोखा उदाहरण है। इसे कपालभाति से कैसे जोड़ें? यही इसकी तकनीक का सार है। सोचिए, लोहार जब धौंकनी को जोर से दबाता है तो हवा तेजी से बाहर निकलती है। यह है एक एक्टिव एफर्ट है। ठीक है। लेकिन जब वो उसे ढीला छोड़ता है तो धौंकनी में हवा अपने आप बिना किसी मेहनत के भर जाती है। वो एक पैसिव एक्शन है। कपालभाति ठीक इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। मतलब पेट के झटके से सांस को जोर से बाहर फेंकना है, जो कि एक्टिव क्रिया है, और सांस को अंदर आने देना है, उसे खींचना नहीं है। वो पैसिव रूप से अपने आप होगी। मुझे लगता है ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अब आते हैं दूसरे ग्रंथ पर, घेरंड संहिता पर। यह कपालभाति को और भी विस्तार से समझाती है। वहां इसे भालभाति भी कहा गया है और इसके एक नहीं बल्कि 3 प्रकार बताए गए हैं। 3 प्रकार? मैं तो बस हवा वाले तरीके के बारे में ही जानता था, जो आज हर जगह सिखाया जाता है। बाकी 2 कौन से हैं? हाँ, और यहीं पर विषय की गहराई पता चलती है। पहला तो वातक्रम है, जिसका अर्थ है हवा से होने वाली शुद्धि। ये वही प्रकार है जो आज सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है। दूसरा है व्युत्क्रम, जिसमें नाक से गुनगुना पानी धीरे धीरे खींचकर मुंह से बाहर निकाला जाता है। नाक से पानी खींचकर मुंह से निकालना, ये तो सुनने में ही बहुत मुश्किल लग रहा है। ये एक उन्नत क्रिया है और इसे बिना गुरु के मार्गदर्शन के कभी नहीं करना चाहिए। और तीसरा प्रकार है शीतक्रम, जो व्युत्क्रम का ठीक उल्टा है। उल्टा? हाँ,
इसमें मुंह में पानी भरकर उसे नाक से बाहर निकाला जाता है। इन 2 प्रकारों का उल्लेख सिर्फ ये बताने के लिए है कि हमारे योगियों ने शुद्धि को लेकर कितना गहरा शोध किया था। सही बात है। ये सिर्फ सांस का व्यायाम नहीं, बल्कि खोपड़ी के हिस्सों को साफ करने की एक पूरी वैज्ञानिक प्रणाली है। ये तो सचमुच एक गहरी दुनिया है। तो ये तो हुई शास्त्रों की बात, लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो मेरे मन में घूम रहा है। इस चमक के पीछे का विज्ञान क्या है? ये हमारे शरीर और दिमाग पर काम कैसे करती है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे समझने के लिए हमें पहले सामान्य सांस और कपालभाति की सांस के शारीरिक अंतर को समझना होगा। ठीक है। जब हम सामान्य रूप से सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम, जो फेफड़ों के नीचे गुंबद जैसी मांसपेशी है, वो सिकुड़कर नीचे जाता है। ये एक एक्टिव क्रिया है। और सांस छोड़ते समय? जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम बस ढीला पड़ जाता है और अपनी जगह वापस आ जाता है। ये एक पैसिव क्रिया है। एक्टिव, छोड़ना पैसिव, ये सामान्य प्रक्रिया है। कपालभाति में ये पूरी तरह उलट जाता है। अच्छा। यहाँ सांस छोड़ना एक्टिव और जोरदार होता है और सांस लेना पैसिव। जब हम पेट की मांसपेशियों को तेजी से अंदर की ओर सिकोड़ते हैं तो पेट के अंग डायफ्राम को नीचे से ऊपर की ओर धकेलते हैं। एक पिस्टन की तरह? बिल्कुल। डायफ्राम एक पिस्टन की तरह ऊपर उठता है और फेफड़ों में भरी हवा को तेजी से बाहर फेंक देता है। और यहीं पर वो धौंकनी वाला सिद्धांत काम आता है। पेट को सिकोड़ा, सांस बाहर, अब सांस अंदर कैसे आएगी? मैंने जब पहली बार इसे करने की कोशिश की थी तो मेरे पेट में दर्द होने लगा था। बाद में पता चला कि मैं सांस खींचने पर भी जोर लगा रहा था। ये सबसे आम गलती है और इसका समाधान बहुत सरल है। सांस खींचने की कोशिश करनी ही नहीं है। करनी ही नहीं है? जी नहीं। जैसे ही आप पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हैं, डायफ्राम गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वाभाविक रूप से अपनी जगह पर वापस नीचे आता है। इससे फेफड़ों में एक वैक्यूम बनता है और हवा बिना किसी आवाज या प्रयास के अपने आप अंदर भर जाती है। इसे समझने के लिए एक दबी हुई रबर की गेंद का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे ही हम दबी हुई गेंद को छोड़ते हैं, वो अपने आप फूलकर हवा भर लेती है। बहुत बढ़िया रूपक है। वैसे ही पेट को ढीला छोड़ने पर सांस अंदर आ जाती है। बिल्कुल। और जहां तक गति की बात है तो शुरुआत में 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक यानी 1 मिनट में 60 स्ट्रोक की गति आदर्श मानी जाती है। और बाद में अभ्यास के साथ इसे 1 मिनट में 120 स्ट्रोक तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन गति से ज्यादा सही तकनीक पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, ये शारीरिक क्रिया तो समझ आ गई, लेकिन वो स्कल शाइनिंग वाली बात, क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है कि दिमाग पर भी कुछ असर होता है? हाँ, और यहीं पर आधुनिक विज्ञान इस प्राचीन क्रिया की पुष्टि करता है। FNIRS यानी फंक्शनल नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की एक तकनीक है। FNIRS? हाँ, जो मस्तिष्क में खून के प्रवाह को मापती है। इस तकनीक से हुए अध्ययनों में ये साफ साफ देखा गया है कि कपालभाति के दौरान मस्तिष्क के अगले हिस्से, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये तो हमारे दिमाग का CEO है ना? सही कहा। जो सोचने, निर्णय लेने और ध्यान केंद्रित करने जैसे काम करता है। तो वहां ऑक्सीजन युक्त खून का प्रवाह नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये जो एक ताजगी और फोकस महसूस होता है, वो असल में दिमाग के कंट्रोल सेंटर में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचने की वजह से है। ये कोई काल्पनिक अनुभव नहीं। बिल्कुल, ये एक वास्तविक मापने योग्य शारीरिक घटना है। इसी बढ़े हुए रक्त प्रवाह से माथे में एक तरह की ऊर्जा, स्पष्टता या चमक की अनुभूति होती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। और भी कुछ है? हाँ, इसका असर हमारे मस्तिष्क की तरंगों यानी ब्रेन वेव्स पर भी पड़ता है। EEG अध्ययनों से पता चला है कि कपालभाति के अभ्यास के बाद मस्तिष्क में अल्फा तरंगें बढ़ जाती हैं। अल्फा तरंगें, जहां तक मुझे याद है, ये शांत और सजग मन का प्रतीक है। एकदम सही। जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं या बहुत रिलैक्स होते हैं, तब ये तरंगें सक्रिय होती हैं। और तनाव वाली तरंगों का क्या? वहीं तनाव और चिंता से जुड़ी बीटा तरंगें कम हो जाती हैं। तो ये एक अनोखा संयोजन है। आप एक ही समय में सजग भी हैं और शांत भी। अद्भुत। कुछ बहुत उन्नत अभ्यासियों में तो गामा तरंगें भी देखी गई हैं, जो उच्च बौद्धिक क्षमता और चेतना के बढ़े हुए स्तर से जुड़ी होती हैं। ये तो अद्भुत है। मतलब ये हमारे दिमाग की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम को रिबूट करने जैसा है। क्या इसका कोई लंबा असर भी होता है? निश्चित रूप से। और ये हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी के क्षेत्र में ले जाता है। हाल के शोध से पता चला है कि कपालभाति जैसी क्रियाओं से मस्तिष्क में BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, ये एक प्रोटीन है,
आप इस प्रोटीन को मस्तिष्क की कोशिकाओं के लिए खाद या फर्टिलाइजर की तरह समझ सकते हैं। दिमाग के लिए खाद। हाँ। मतलब ये नई दिमागी कोशिकाओं के बनने और उनके बीच कनेक्शन को मजबूत करने में मदद करता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये याददाश्त और सीखने की क्षमता पर भी सकारात्मक असर डाल सकता है। हाँ, ये याददाश्त को मजबूत करता है, मूड को बेहतर बनाता है और अवसाद यानी डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में भी सहायक हो सकता है। वाह। तो ये सिर्फ श्वसन तंत्र की शुद्धि नहीं, बल्कि मस्तिष्क का कायाकल्प भी है। विज्ञान ने तो इस पर अपनी मुहर लगा दी, लेकिन हमारे जो प्राचीन चिकित्सा शास्त्र हैं, जैसे आयुर्वेद, वो इसे किस तरह देखते थे? क्या उनके पास भी इस कफ को हटाने का कोई सिद्धांत था? आयुर्वेद का पूरा आधार त्रिदोष, वात, पित्त और कफ के संतुलन पर टिका है। कफ दोष के गुण होते हैं भारी, ठंडा, चिकना और स्थिर। अच्छा। जब शरीर में कफ बढ़ जाता है तो आलस, भारीपन, सर्दी, जुकाम और पाचन धीमा होने जैसी समस्याएं होती हैं। और कपालभाति की प्रकृति तेज और उष्ण यानी गर्म है, तो ये कफ के भारी और ठंडे गुणों के ठीक विपरीत काम करती है। बिल्कुल। कपालभाति अपनी गर्मी और तीक्ष्णता से कफ को सुखाती है। इसीलिए हठ योग प्रदीपिका में इसके लिए एक बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल हुआ है, कफ दोष विशोषणी। कफ दोष विशोषणी, कफ दोष का शोषण करने वाली। सही। इसके अलावा ये पेट में जठराग्नि यानी पाचन की अग्नि को भी प्रचंड करती है। अच्छा, जठराग्नि मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म। तो इससे शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी, जिसे आयुर्वेद में मेद कहते हैं, और विषैले तत्व, जिन्हें आम कहते हैं, वो भी जलते होंगे। हाँ। तभी शायद इसे वजन कम करने और डिटॉक्स के लिए भी सुझाया जाता है। हाँ, और यही बात प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी के सिद्धांत से भी जुड़ती है। वो कैसे? प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत है कि लगभग सभी रोगों का कारण शरीर में जमा गंदगी है। इस नजरिए से कपालभाति एक बेहतरीन आंतरिक सफाई का उपकरण है। अच्छा। देखिए, हम सामान्य सांस में अपने फेफड़ों की पूरी क्षमता का कभी इस्तेमाल नहीं करते। फेफड़ों के निचले कोनों में हमेशा कुछ पुरानी कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हवा जमा रहती है, जिसे रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है। कपालभाति के जोरदार झटके इस पुरानी बासी हवा को भी बाहर निकाल फेंकते हैं, जिससे फेफड़ों की गहरी सफाई होती है और ताज़ी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा जगह बनती है। तो हमने प्राचीन ग्रंथ देखे, आधुनिक विज्ञान को समझा, आयुर्वेद का नजरिया भी जान लिया। ये साफ है कि ये कोई साधारण व्यायाम नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली क्रिया है। लेकिन जब भी कोई चीज इतनी शक्तिशाली होती है, तो उसके साथ कुछ जिम्मेदारी और खतरे भी जुड़े होते हैं। ये कहना सबसे जरूरी है, कपालभाति एक धारीदार शस्त्र की तरह है। अगर सही तरीके और सही मार्गदर्शन में इस्तेमाल किया जाए तो ये रोगों को काट सकता है, लेकिन गलत इस्तेमाल से ये शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए इसकी सावधानियों को जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले किन लोगों को इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए? इसे कोई स्पष्ट सूची है? हाँ, बिल्कुल है। गर्भवती महिलाओं को इसे सख्ती से नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेट पर पड़ने वाला तेज दबाव खतरनाक हो सकता है। और हर्निया वालों को? जिन्हें हर्निया की शिकायत है, उन्हें भी इससे बचना चाहिए, क्योंकि दबाव से समस्या बढ़ सकती है। और उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी और दिल की बीमारियों वाले लोगों के बारे में क्या? मैंने सुना है उन्हें खास सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, क्योंकि तेज गति से सांस छोड़ने पर रक्तचाप और हृदय की गति अस्थायी रूप से बढ़ सकती है, जो उनके लिए जोखिम भरा हो सकता है। तो उन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान और जिन्हें मिर्गी यानी एपिलेप्सी या गंभीर माइग्रेन की समस्या है, उन्हें भी इसे टालना चाहिए। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा मैंने अपने अनुभव से बताया, कुछ आम गलतियां भी हैं जो लोग करते हैं, जैसे सांस खींचने पर जोर देना। और क्या है? एक और आम गलती है सांस छोड़ते समय कंधे उचकाना। शरीर का ऊपरी हिस्सा, खासकर कंधे और गर्दन, बिल्कुल स्थिर और शांत रहने चाहिए। सारी मेहनत पेट की मांसपेशियों की है। अच्छा। दूसरी गलती है चेहरे पर तनाव लाना, माथे पर शिकन डालना या नाक मुंह सिकोड़ना। चेहरा एकदम शांत और शिथिल होना चाहिए, जैसे आप मुस्कुरा रहे हों। सही तकनीक के साथ, सही मार्गदर्शन में। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि कपालभाति सिर्फ एक सांस का व्यायाम नहीं है। नहीं, ये एक बहुआयामी शुद्धि क्रिया है। हाँ। ये एक ऐसी क्रिया है जो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों की कसौटी पर खरी उतरती है। ये शरीर से कफ और विषाक्त पदार्थों को निकालकर उसे हल्का और ऊर्जावान बनाती है, और साथ ही मस्तिष्क में ऑक्सीजन बढ़ाकर उसकी कार्य क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। बिल्कुल। तो इसका अंतिम संदेश यही है कि इसकी शक्ति को पहचानें, लेकिन इसके सही उपयोग
और सावधानियों का हमेशा सम्मान करें। शायद सही मार्गदर्शन और अपनी शारीरिक सीमाओं का सम्मान, यही इसके अभ्यास का मूल मंत्र है। इससे बेहतर सारांश नहीं हो सकता। ये सजगता और सम्मान के साथ की जाने वाली क्रिया है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने शारीरिक शुद्धि की बात की, मानसिक स्पष्टता की भी बात की, लेकिन योग ग्रंथों के अनुसार कपालभाति का एक और गहरा उद्देश्य है। ये हमारे शरीर में बहने वाली ऊर्जा नाड़ियों, विशेषकर सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ चलती हैं, उसके रास्ते को साफ करती है। जी। अब जरा सोचें, जब ऊर्जा का ये मुख्य राजमार्ग, ये एनर्जी सुपर हाईवे साफ हो जाता है, तो चेतना के कौन से नए आयाम खुल सकते हैं?